नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज पाकिस्तान से डराने वाली तस्वीरें आई हैं। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर, अल्पसंख्यकों पर कितना जुल्म होता है, कैसे कैसे जुल्म होते हैं, किस तरह के झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, आज इसके सबूत सामने आ गए। एक हिंदू लड़के का सिर कलम करने के लिए हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौत के डर से हिंदू लड़का जिस बिल्डिंग में छुपा हुआ था, उस बिल्डिंग को हजारों लोगों की उन्मादी भीड़ ने घेर लिया। कोई खिड़की से घुसकर लड़के का सिर कलम करना चाहता था, कोई बालकनी के जरिए उस लड़के तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस लाचार थी, हाथ बांधी खड़ी थी। तस्वीरें देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस हिंदू लड़के पर ईश निंदा का, इस्लाम की तौहीन का झूठा इल्जाम लगाया गया। पवित्र कुरान के अपमान का झूठा इल्जाम लगाया गया। बाद में पता चला कि न किसी ने हिंदू लड़के को पवित्र कुरान का अपमान करते हुए देखा था, न उसने ऐसा कोई काम किया। बस एक ने दूसरे से कहा, दूसरे ने तीसरे से कहा, बात फैल गई और फिर एक मौलाना ने ऐलान कर दिया कि हिंदू लड़के ने इस्लाम की तौहीन की है। इसके बाद हजारों लोग इस लड़के को मारने के लिए सड़क पर इकट्ठा हो गए। जब बाद में पता चला कि सारे इल्जाम झूठे हैं, तब जाकर बात सुलझी। सिर्फ दुश्मनी निकालने के मकसद से इल्जाम लगाए गए थे, यह बात भी पता चली। इसके बाद भी पुलिस ने हिंदू लड़के को जेल भेज दिया। इसी तरह का एक और मामला पाकिस्तान से सामने आया। एक सिख लड़की को किडनैप किया गया, कुछ ही घंटों में उसका मजहब बदलवा दिया गया, फिर उससे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाकर उसका निकाह भी पढ़वा दिया गया। लड़की एजुकेटेड है, स्कूल टीचर है, लेकिन उसका निकाह बिना पढ़े लिखे एक रिक्शा चलाने वाले नौजवान से करवा दिया गया। इस लड़की के परिवार वाले, पाकिस्तान के सिख संगठन सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। आज ये दोनों खबरें उन लोगों को देखना जरूरी है जो बिना सोचे समझे सीए का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। आज ये खबरें बताएंगी कि सीए लागू करना, पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को भारत की नागरिकता देना क्यों जरूरी है। तो पहले आपको पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में हैदराबाद से आई तस्वीरें दिखाता हूं, जहां एक बेकसूर हिंदू लड़के को जान से मारने के लिए हजारों की भीड़ सड़क पर इकट्ठा थी। पाकिस्तान में हिंदू कितने सुरक्षित हैं, ये तस्वीरें इसका जीता जागता सबूत हैं। पाकिस्तान के किसी दूर दराज के इलाके की तस्वीरें नहीं है, ये किसी गांव देहात की तस्वीरें नहीं है, ये पाकिस्तान के हैदराबाद की तस्वीरें हैं। हैदराबाद सिंध प्रोविंस का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां बिलाल अब्बासी नाम के शख्स ने दावा किया, उसे एक मौलाना ने बताया कि अशोक नाम के एक हिंदू सफाई कर्मचारी ने पवित्र कुरान को जला दिया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ईश निंदा बहुत बड़ा अपराध है। इस जुर्म की सजा सिर्फ मौत है। और मुश्किल यह है कि ईश निंदा के मामले में न जांच होती है, न दलील का मौका होता है, न अपील का मौका होता है। बड़ी बात है कि अदालत फैसला करे, इससे पहले पब्लिक ही आरोपी को मौत की सजा दे देती है। और यही एक बार फिर हैदराबाद में देखने को मिला। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, अशोक नाम के नौजवान को मारने के लिए इकट्ठा हुई थी। सैकड़ों लोग उस इमारत के बाहर जमा हो गए जहां अशोक कुमार जान बचाने के लिए छुप गया था। अशोक इसी बिल्डिंग में सफाई कर्मचारी है, लेकिन भीड़ के सिर पर खून सवार था।
ये भीड़ किसी भी सूरत में अशोक कुमार को पकड़कर उसे पीट पीट कर मार डालने पर आमादे थी। भीड़ को देखकर बिल्डिंग के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन भीड़ में शामिल लोग पाइप के जरिए बिल्डिंग की बालकनी पर चढ़ने के लगे। कुरान के अपमान की खबर बड़ी तेजी से पूरे हैदराबाद में फैल गई। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक लब्बैक के मुल्ला और सपोर्टर उस बिल्डिंग के पास पहुंच गए जिसे भीड़ ने पहले से घेरा हुआ था। शाम होते होते हजारों लोगों ने इमारत को घेर लिया। बाहर खून की प्यासी भीड़ थी, अंदर डरा सहमा हिंदू नौजवान अशोक छुपा हुआ था। भीड़ में शामिल लोग सर तन से जुदा के नारे लगाने लगे। शाम के वक्त सिंध की पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन हजारों की भीड़ के सामने 2 दर्जन पुलिस वाले क्या कर लेते। हैरानी की बात यह थी कि पुलिस भीड़ को काबू करने के लिए नहीं आई थी, वो तो उस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी जिस पर पवित्र कुरान की तौहीन का इल्जाम था। जिस शख्स ने अशोक पर कुरान के अपमान का इल्जाम लगाया, उसने कहा उसे एक मौलाना ने बताया कि उसने पवित्र कुरान के कुछ जले हुए पन्ने देखे हैं। इसके बाद बिलाल अब्बासी ने खुद ये बात जोड़ दी कि उसने कुरान के जले हुए पन्ने अशोक के पास देखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अशोक ने कुरान की बेइज्जती की है। बिलाल अब्बासी की यह बात पूरे शहर में फैल गई और इसके बाद दंगाइयों की भीड़ बिना सोचे समझे वहां इकट्ठी हो गई। एक हिंदू नौजवान का सर तन से जुदा करने के लिए हजारों लोग वहां इकट्ठा हो गए। इस भीड़ में शामिल लोग जब बिल्डिंग में घुसने में नाकाम रहे तो उन्होंने बाजार की दुकानों को, दूसरी इमारतों को, गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। वो लगातार नारे लगा रहे थे, सर तन से जुदा करने की धमकियां दे रहे थे। भीड़ पर काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करना शुरू किया, टीयर गैस के गोले छोड़े। सिंध का हैदराबाद शहर कई घंटे तक ऐसे ही कट्टरपंथियों के कंट्रोल में रहा। आखिर में पुलिस ने दंगाइयों को शांत करने के लिए अशोक कुमार के खिलाफ ईश निंदा के कानून के तहत केस दर्ज किया, फिर उसे चुपके से गिरफ्तार करके हवालात ले गई। बाद में पता लगा कि पवित्र कुरान को अशोक कुमार ने नहीं जलाया था। कुरान की बेअदबी हुई थी, लेकिन वो एक मुस्लिम महिला ने की थी। हैरानी की बात है कि जिस शख्स ने अशोक कुमार पर पवित्र कुरान के अपमान का आरोप लगाया था, असल में कुरान की बेअदबी करने वाली महिला उसी के रिश्तेदार निकली।
लेकिन बिलाल की अशोक के परिवार से पुरानी रंजिश थी। कुछ दिन पहले बिलाल का अशोक कुमार से झगड़ा हुआ था, इसीलिए बिलाल अब्बासी ने अशोक कुमार पर ईश निंदा का आरोप लगा दिया। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह कि हकीकत सामने आ गई, सच पता लग गया, लेकिन इसके बाद भी न बिलाल के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है और न उसकी जान लेने पर आमादा भीड़ में शामिल लोगों पर कोई एक्शन हुआ है। एक्शन तो अशोक कुमार के खिलाफ हुआ, वो बेकसूर होने के बाद भी जेल में है। पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है। यहां पर दुनिया का सबसे सख्त ब्लेस्फेमी लॉ लागू है। पाकिस्तान के फौजी तानाशाह जनरल जियाउल हक ने ईश निंदा कानून को बेसख्त बना दिया था। जहां कुरान, पैगंबर साहब या इस्लाम में मुकद्दस किताबों में या सम्मानित लोगों के खिलाफ कुछ भी बोलने पर कड़ी सजा है और सजा है मौत। दुख की बात है, इस कानून का इस्तेमाल अक्सर पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों और क्रिश्चियंस के खिलाफ किया जाता है। हिंदुओं की, सिखों की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए, रंजिश का बदला लेने के लिए, दुश्मनी निभाने के लिए इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हैं। पाकिस्तान के अपने सरकारी फिगर्स के मुताबिक ईश निंदा का आरोप लगाकर अब तक 71 पुरुषों और 18 महिलाओं की हत्या की जा चुकी है। यह तो सिर्फ वो फिगर्स हैं जो चर्चा में आ गए, वरना इस तरह के 90% से ज्यादा केस रिपोर्ट ही नहीं हो पाते। वैसे तो पाकिस्तान में हिंदुओं को, सिखों को परेशान करने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। वह बंदूक के बल पर, जोर जबरदस्ती के दम पर, भीड़ के बल पर, माइनॉरिटीज को मजहब बदलने पर, इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया जाता है। आज खैबर पख्तूनख्वा से इस तरह की दिल दहलाने वाली खबर आई। एक सिख लड़की को किडनैप किया गया। लड़की टीचर है, लेकिन उसका निकाह जबरदस्ती बिना पढ़े लिखे रिक्शा चलाने वाले एक मुस्लिम लड़के से करा दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर कस्बे में दीना कौर नाम की एक सिख टीचर को किडनैप कर लिया गया। दीना कौर सिख कारोबारी गुरचरण सिंह की बेटी है। दीना कौर जब बाजार से लौट रही थी तो उसे कुछ बंदूकधारियों ने उठा लिया। किडनैपर्स ने इस लड़की के साथ रेप किया, फिर उसे शहर से दूर एक गांव में ले जाकर कैद कर दिया गया। कुछ ही घंटों के बाद उसे कलमा पढ़वाकर इस्लाम कबूल करने को मजबूर किया गया और इसके बाद गांव के एक अनपढ़ रिक्शे वाले से पढ़ी लिखी दीना कौर का निकाह कर दिया गया। इस दौरान दीना कौर के परिवार वाले थानों के चक्कर काट रहे थे। पुलिस वालों ने तो रिपोर्ट तक नहीं लिखी। जब बात फैली तो सिख संगठनों ने प्रोटेस्ट शुरू किया। सिख समाज के लोगों ने लोकल थाने को घेर लिया, मांग की दीना कौर को वापस घर लाया जाए। सिखों ने आरोप लगाया कि दीना कौर को लोकल पुलिस की मदद से अगवा किया गया और पुलिस ने उसका मजहब बदलवाने में भी मदद की। आज जो हमारे साथ ज्यादती हुई है, आज जो हमारे साथ जुल्म हुआ है, आज जो हमारे ऊपर हमला हुआ है, ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं मिल जाती। हमारी बच्ची कल से इंतजामिया ने अगवा करवाई थी। बुनेर की इंतजामिया इसमें मुलव्वस है। बुनेर की इंतजामिया ने उसे अपनी जबरदस्ती टार्चर करके उससे बिना बयान हल्फी लिए उसका निकाहनामा करवाया है, उसको अपने पास रखा है। हमें वर्गलाते रहे, पूरा दिन हमें वर्गलाते रहे। थाने में हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करवाई उन्होंने। हम थाने पे गए एक तरफ, दूसरी तरफ हमें भेजते गए। हम डीपीओ के पास गए, डीपीओ ने भी हमें वर्गलाया कि आज कल अभी बाद में, लेकिन हमें उन्होंने तसल्ली बख्श कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि इंतजामिया इसमें मुलव्वस है।
इंतजामिया के बलबूते पर हमारी बच्ची को जबरदस्ती एफिडेविट करवाया गया है, टॉर्चर किया गया है। मैं पूरी दुनिया की सिख कम्युनिटी को अपील करता हूं कि निकल जाएं, अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्क में, अपने अपने इलाकों में एहतजाज करें, और जो यहाँ पहुंच सकते हैं डगर वो आए या हमारे साथ इस एहतजाज में शरीक हो। हम उस वक्त तक एहतजाज में रहेंगे जब तक हमारी बच्ची हमें वापस नहीं करवाई जाती। हम ये टॉर्चर मंजूर नहीं करेंगे, हम इंतजामिया का ये जुल्म जबर मंजूर नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सिख समाज के लोग थोड़ी बहुत आवाज इसलिए उठा पाए क्योंकि वहां अभी भी करीब 10,000 सिख रहते हैं। उनकी वहां बड़ी ताकत है। हालांकि इसके बाद भी खैबर पख्तूनख्वा में सिखों पर जुल्म होने की खबरें बार बार आती हैं। सिखों पर हमले होना, सिख लड़कियों का किडनैपिंग होना इस इलाके में आम बात है। इसलिए आज जब दीना कौर के साथ हुए जुल्म की बात सामने आई, पाकिस्तान में बसे सिखों ने भारत के सिखों से मदद मांगी, तो बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा डेलीगेशन लेकर विदेश मंत्रालय पहुंच गए। सिरसा ने आज फॉरेन मिनिस्ट्री में पाकिस्तानी मामलों की जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह से मुलाकात की। भारत सरकार से पाकिस्तान में सिखों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ पाकिस्तान की सरकार से बात करने की मांग की। एक सिख बच्ची दीना कौर जो कि एक केपी की प्रोविंस के अंदर स्वार डिस्ट्रिक्ट में, उसको कल अगवा कर दिया गया। अगवा करके उसका एक पढ़ी लिखी टीचर का निकाह एक अनपढ़ अधेड़ उम्र के रिक्शा चालक के साथ कर दिया गया। उसके पिता ने जब कोर्ट पुलिस स्टेशन गए कि मेरी बेटी अगवा होगी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी और 4 घंटों बाद ये जवाब दे दिया कि तुम्हारी बेटी का धर्म बदल गया, उसने निकाह कर लिया। माँ बाप के दबाव डालने पे पब्लिक वहां इकट्ठी हुई, सिखों ने प्रदर्शन किए, मुजाहरे किए, लेकिन पुलिस ने किसी भी सूरत में उस बेटी से माँ बाप को मिलवाने से भी इनकार कर दिया। आज हम यहाँ पे आए, जो उस पिता की अगर आप दर्द भरी आवाज सुनेंगे, ये एक ऐसा इतना बड़ा एक जालिम इंसान ही ऐसा काम कर सकता है कि पढ़ी लिखी बेटी, एक टीचर बच्ची को आप एक रिक्शा चालक के साथ उसका निकाह पढ़ दें। इतना बड़ा पाप हुआ है कि इसको सुन के धरती भी फट जाए। उस पिता की जब हम आवाज सुनते हैं, उस पिता की जब हम चीखें सुनते हैं, चिकारियां सुनते हैं, वो चिल्ला चिल्ला के रो रो के सब लोगों से आग्रह कर रहा है मेरी बच्ची को बचाओ। तो विदेश मंत्रालय के जेपी सिंह जी जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं, यहाँ पे हमने आज मुलाकात की और हमने उनसे आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि आज ही वो पाकिस्तान हाई कमीशन को सम्मन करेंगे और इस मसले में जो भी कर पाएंगे वो कोशिश करेंगे। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका ने आज कहा कि सरकार को जो करना है वो तो करेगी ही, अब दुनिया के तमाम हिस्सों में बसे सिख भी अपने लेवल पर पाकिस्तान के सिखों की मदद करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह अफगानिस्तान में बच्चों हुए सिख भारत लाकर बसाए जा रहे हैं, उसी तरह से पाकिस्तान के सिखों की मदद भी जरूर की जाएगी। कल जिस तरीके से सारे संसार भर को एक खबर ने निचोड़ के रख दिया कि एक सिख बच्ची जो एक टीचर है, उसको केपीके में वहां पर जबरदस्ती उसका निकाह कर दिया गया एक रिक्शा चलाने वाले से। और ऐसे कई केसेस जो पिछले समय से आ रहे हैं कि बच्चियों को अगवा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, उनके साथ निकाह कर दिया जाता है, और वहां के लोगों को किस तरीके से दबाव के रखा हुआ है, उसको लेके आज उस चिंता के विषय में हम आज विदेश मंत्रालय को मिले। इस इशू को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की भी तरफ उठाना चाहिए और अलग अलग संस्थाओं को इन्वॉल्व करके इसको ऐसा एक मुद्दा बनाना चाहिए जो संसार भर के लोगों में इसमें जागरूकता है। सो ये जहां पर सरकारों की जिम्मेवारी है वहां पर हमारी भी बनती है, सो हम इसके ऊपर अब काम करेंगे। जब बात बढ़ गई, दुनिया के तमाम मुल्कों में बसे सिख पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगे, तो दीना कौर का एक वीडियो सामने आया। दीना कौर से एक बयान जारी करवाया गया है जिसमें दीना कौर ये कहती दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने अपनी मर्जी से एक अनपढ़ से निकाह किया, अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। और मैं पीर बाबा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर है और मैं एक हाई स्कूल में टीचिंग करती हूँ सिटी पोस्ट पे। आज मैंने अपनी मर्जी से शादी की है एक मुसलमान लड़के के साथ, इसलिए की है क्योंकि मैं इस्लामियात को स्टडी किया था, इस्लामी तालीमात से मुतासिर हुई, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब मेरे खानदान वाले चाहते हैं कि मैं दारुल अमान जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। जहाँ पे ये जाएंगे मैं इनके साथ जाऊँगी। ऐसे मामलों को समझने के लिए थोड़ी बैकग्राउंड समझना जरूरी है।
इतिहास में जाना जरूरी है। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में सिखों की आबादी 20 लाख थी। अब वहां सिर्फ 15 से 20 हजार सिख बचे हैं। पार्टीशन के वक्त पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 13% थी, 13%, जो अब घटकर सिर्फ 0.8% बची है, सिर्फ 0.8%। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अक्सर हिंदुओं पर, सिखों पर, क्रिश्चियंस पर और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं उन पर जुल्म की खबरें आती हैं। इन देशों से हिंदू और सिख अपना घर बार छोड़कर भारत आ जाते हैं। अभी ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, लेकिन सरकार अब इसे आसान बनाना चाहती है। आज ही अहमदाबाद में 40 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी गई। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि 2017 के बाद से अब तक अहमदाबाद में 1032 पाकिस्तानी हिंदुओं को भारत की नागरिकता दी जा चुकी है। मोदी सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म के शिकार हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन लोगों की मदद के लिए नागरिकता कानून बदला था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया था, जिसके खिलाफ शाहीन बाग का धरना हुआ, तमाम तरह से प्रोटेस्ट हुए। मोदी सरकार ने कहा कि वो नागरिकता कानून लाकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म के शिकार अल्पसंख्यकों को भारत में पनाह देगी। यह कानून पार्लियामेंट से पास हो चुका है, राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में सीए का कानून लागू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि सरकार को दो काम करने चाहिए। एक तो पाकिस्तान से सख्त लहजे में बात करनी चाहिए और दूसरा देश में जल्दी से जल्दी सीए लागू करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर, जिन सिखों पर, जिन क्रिश्चियन पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें राहत मिल सके। अब बात करते हैं अपने देश की सियासत की। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी चल रही है। इसके लिए नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, लेकिन वोटर लिस्ट तैयार हो इससे पहले ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत गुप्कार ग्रुप में शामिल कश्मीर की सियासी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि सरकार नई वोटर लिस्ट में 25 लाख बाहरी लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर की पहचान खत्म हो जाएगी, बाहरी लोग ही सरकार चुन लेंगे जिसमें कश्मीरियों की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का आरोप है कि नई वोटर लिस्ट बनाकर बीजेपी जम्मू कश्मीर की सत्ता हथियाने की साजिश रच रही है। आज श्रीनगर में गुप्कार अलायंस की मीटिंग हुई। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई, उसमें पीडीपी, कांग्रेस, शिवसेना, अकाली दल और लेफ्ट पार्टी के लीडर शामिल हुए। सभी दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने से पहले ही बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ कर रही है और इसीलिए 25 लाख नए वोटर मतदाता सूची में जोड़े जा रहे हैं। बाहर से कश्मीर में लाकर बस आए लोगों को वोटिंग के राइट दिए जा रहे हैं और आरोप है कि इन सबका एक ही पर्पज है, कश्मीर के जनता के अधिकार छीनना और किसी भी तरह से बीजेपी की सरकार बनवाना। मीटिंग में शामिल गुप्कार अलायंस की सभी पार्टियों ने कहा कि वो वोटर लिस्ट तैयार करने के अभियान का विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो किसी कीमत पर सरकार के चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। जो वोटिंग राइट्स इन्होंने खोल दिए हैं सबके लिए, नतीजा ये है कि अभी तक तो नंबर 25 लाख का है, मगर इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं, या 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है। रियासत का जो तशख़्ख़ुस है वो ख़त्म होने वाला है। डोगरे की पहचान ख़त्म हो जाएगी, कश्मीरी की पहचान ख़त्म हो जाएगी, पहाड़ी और गुज्जर, सरदार जो भी यहाँ रहने वाले हैं, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, इनकी पहचान ख़त्म हो जाएगी। असेंबली जो होगी वो बाहर वालों के हाथ में होगी और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे महरूम हो जाएंगे। हम लोग ये कबूल नहीं करते हैं। हुजूर, खुदा जाने ज़िंदगी सारी इसी में गुजर जाए, मगर लड़ाई बंद नहीं होती है। हिंदुस्तान को भी आज़ाद होने में 200 साल लगे, 200 साल, माहौल नहीं है, मगर लड़ाई बंद नहीं हुई।
हम रहें या ना रहें, जस्टिस के लिए हम लड़ते रहेंगे। जो भी मेरे बाद भी आएंगे वो भी लड़ते रहेंगे। ये बंद नहीं होगा। हम लड़ाई छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भागने वाले नहीं हैं, ये समझ जाइए। कश्मीर में नई वोटर लिस्ट बनाने की मुखालफत पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कर रही हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ जम्मू में प्रोटेस्ट मार्च निकाला। पीडीपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे हिस्सों के जो लोग रहते हैं उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल न किया जाए। पीडीपी के प्रोटेस्ट मार्च के खिलाफ बजरंग दल ने भी विरोध प्रदर्शन किया। गुप्कार अलायंस की मीटिंग के जवाब में आज बीजेपी नेताओं ने भी जम्मू कश्मीर में बैठक की। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रवींद्र रैना ने कहा कि वोटर लिस्ट रिवाइज करने का काम संविधान और कानून के मुताबिक हो रहा है, लेकिन विरोधी दल अफवाहें फैला रहे हैं और जम्मू कश्मीर में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो चुका है और जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाला हर वह व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से यहां रह रहा है और जिनकी आयु 18 साल से ऊपर जा चुकी है, वो अपना वोट मतदाता सूचियों में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरुद्ध जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की और जम्मू कश्मीर के अंदर उपद्रव पैदा करने की एक साजिश हो रही है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 70 वर्ष इन राजनीतिक दलों ने यहां राज किया और इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनजस्टिस किया। अब मैं आपको बताता हूं कि झगड़ा क्या है, विवाद क्या है, इस झगड़े की वजह क्या है। असल में पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदयेश कुमार ने कहा था कि राज्य में वोटर लिस्ट के रिवीजन के बाद 25 लाख नए वोटर जुड़ सकते हैं। हृदयेश कुमार ने कहा था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट का रिवीजन होना जरूरी हो गया था और इसके बाद ही फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन बीजेपी का दावा है कि जिन पार्टियों ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर के दलितों, पिछड़ों और जनजातियों का हक मार कर रखा था, अब ऐसे लोगों को जब वोटिंग का अधिकार मिल रहा है तो गुप्कार अलायंस के नेता परेशान हैं। यहां पर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जिसमें 80% शेड्यूल कास्ट हैं, उनको अभी तक अधिकार नहीं दिए थे। वाल्मीकि शेख अब्दुल्ला ने उनको लाया यहां पर सफाई के लिए, मैला साफ करने के लिए उनको, लेकिन 3 पीढ़ियां उनको उन पर अधिकार नहीं दिए। आज मिल रहे हैं तो उनको पेट दर्द हो रही है। गुज्जर बकरवाले हैं जो ये बड़े उनके हितैषी बनते हैं, वो भी मुस्लिम हैं, उनको 72 साल इन्होंने उनको रिजर्वेशन नहीं दी जो पूरे भारत में दी जाती थी। यहाँ से कई गुज्जर भाई जो थे जाके राजस्थान और बाकी जगहों पर इलेक्शन लड़ते रहे, तो तब इनके ध्यान में बात नहीं जाना चाहिए इनको। तो ये लोकतंत्र के विरोधी हैं, ये दलितों के विरोधी हैं, जो गुज्जर बकरवालों के एसटी के विरोधी हैं, इनका कोई विश्वास ही नहीं। ये सिर्फ अपना जो है सल्तनत चाहते थे। इनको लगता है कि जो शेख डम है वो बना रहे हमारा, जो बिल्कुल टूट गया है, जिसकी आगे संभावना नहीं है। चनाब से और जो अपने झेलम से बहुत सा पानी बह गया जो वापस नहीं आएगा। जम्मू कश्मीर के पुराने नेता कह रहे हैं कि वोटर्स की तादाद साजिश के तहत बढ़ाई जा रही है। कोई कह रहा है कि फौजियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी जम्मू कश्मीर वोटर बनाया जाएगा। कोई कह रहा है कि बाहर से आने वाले मजदूरों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा और यह सब बीजेपी को फायदा उठाने के लिए होगा। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं। असल में 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में
केंद्र सरकार का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 लागू नहीं होता था। इसके बजाय जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 लागू था। पुराने कानून के मुताबिक जम्मू कश्मीर में रहने वाले उन लोगों को भी वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से आकर कश्मीर में बस गए थे। इन लोगों को परमानेंट रेजिडेंट होने का सर्टिफिकेट नहीं मिला, इसलिए वहां के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है। इसीलिए 70 साल से कश्मीर में रहने के बाद भी उन्हें वोट देने का हक भी नहीं मिला। अब पाकिस्तान से भागकर जम्मू आए लोगों को भी परमानेंट रेजिडेंट माना जाएगा, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद 1950 का जनप्रतिनिधि कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू हो गया। दूसरे राज्यों के लोगों को भी जम्मू कश्मीर बसने और वहां जमीन खरीदने और घर बनाने का हक हासिल हो गया। उनके नाम भी वोटर लिस्ट में जुड़ सकेंगे। एक दूसरी बात यह कि जम्मू कश्मीर की वोटर लिस्ट में आखिरी बार रिवीजन 2019 में उस वक्त हुआ था। जो बच्चे उस वक्त 15 साल के थे अब वो भी 18 साल के हो चुके हैं, वोटर बनने के हकदार हो गए हैं। 2011 की वोटर लिस्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 66 लाख, इससे कुछ ज्यादा मतदाता थे, जबकि आज की तारीख में यह तादाद 76 लाख से ज्यादा हो चुकी है। तो एक तो आबादी बढ़ने और दूसरा बाहर से आकर बसे लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किए जाने से जम्मू कश्मीर की वोटर संख्या तो बढ़ेगी। हो सकता है कि वोटर की संख्या 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साजिश के तहत वोटर्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। इसीलिए इस पर एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में तो चुनाव अगले साल होंगे, लेकिन गुजरात में इलेक्शन इसी साल है। इंटरेस्टिंग बात यह कि गुजरात की सियासत में दिल्ली की बात होने लगी है। अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस आजकल गुजरात पर है, लेकिन मुश्किल है कि आजकल जहां भी वो जाते हैं दिल्ली के शराब घोटाले की बात होती है, एक्साइज पॉलिसी की बात होती है। शराब घोटाले का इल्जाम डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पर है। एफआईआर में पहले नंबर पर नाम उन्हीं का है। सीबीआई रेड कर रही है, इसलिए आज मनीष सिसोदिया ने इस केस में एक नया ट्विस्ट दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा जो हो रहा है सिर्फ बदले की भावना से हो रहा है। वो बीजेपी के सामने नहीं झुके, बीजेपी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए बीजेपी उनके पीछे पड़ी है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी ने आम आदमी को तोड़ने के लिए उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों आज एक साथ गुजरात में थे। वहां मनीष ने कहा कि बीजेपी की तरफ से उनके पास 2 मैसेज आए, जिसमें कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी को तोड़कर बीजेपी से हाथ मिला लो, आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देंगे और सीबीआई और ईडी के केस भी बंद कर दिए जाएंगे। इसके बाद सिसोदिया ने कहा कि वो बीजेपी के सामने झुकेंगे नहीं, वो केजरीवाल को गुरु मानते हैं, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे आश्चर्य हुआ जब कुछ मेरे पास में मैसेज आए, कोई मैसेज लिख के आए कि भाई आपको 2 ऑफर हैं। एक तो ये कि आपके सीबीआई ईडी जितने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, बड़े बड़े केस बनाए जा रहे हैं सो कॉल्ड, इन सबको वापस ले लेंगे, आप अलग हो जाइए और पार्टी तोड़ लीजिए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। तो मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में उसका जवाब दिया और मैं आपके सबके माध्यम से भी देना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी मेरे राजनीतिक गुरु हैं और मैंने इनसे सीखा है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दिल्ली में एजुकेशन में इतने बड़े बड़े बदलाव हुए हैं, इनके विज़न के फलस्वरूप हुए हैं। मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया कि कुछ सपना है मेरा सीएम बनने का, पीएम बनने का, कोई कुर्सियों पर बैठने का। मैं राजनीति में इसलिए हूँ कि दिल्ली के और देश के हर बच्चे को बहुत शानदार शिक्षा मिल सके। मेरा सपना ये है, मेरा सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है। तो बीजेपी वालों को मेरा करारा जवाब है, इस पर खुला जवाब है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने कहा था कि वो महाराणा प्रताप के वंशज हैं, राजपूत हैं, डरेंगे नहीं, सिर कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इसके बाद केजरीवाल ने ट्वीट किया, कहा कि दिल्ली में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, बीजेपी उनकी सरकार गिराने में कामयाब नहीं हो पाई। उनकी इसी बात को आगे बढ़ाया संजय सिंह ने।
संजय सिंह ने कहा, जहां बीजेपी का पैसा काम नहीं करता वहां वो सीबीआई और ईडी की मदद से सरकार बनाने की कोशिश करती है, लेकिन सिसोदिया के खिलाफ ईडी और सीबीआई को कुछ नहीं मिलेगा और वो राजपूत है, बीजेपी के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। जिस मनीष सिसोदिया को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, जिस मनीष सिसोदिया के जरिए उन्होंने दिल्ली की सरकार में तोड़फोड़ करने का प्रयास किया और यह कहा कि साथ आ जाओ, तो जैसे सबकी ईडी सीबीआई खत्म, तुम्हारी भी ईडी सीबीआई खत्म हो जाएगी। मनीष सिसोदिया ने साफ कह दिया, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ऐसे टूटने और भागने वाले नहीं है। हम तुमसे लड़ेंगे और तुम्हारी एक एक कार्रवाई का जवाब देंगे। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जवाब दिया कपिल मिश्रा ने। कपिल मिश्रा ने कहा कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने जिंदगी भर औरंगजेब की इबादत की, अपीजमेंट की सियासत की, लेकिन अब जेल जाने का नंबर आया तो खुद को महाराणा प्रताप का वंशज बताने लगे। भाजपा आपको शामिल कराना चाहती है और आपके केस खत्म कर देंगे, तो मीडिया में और पॉलिटिकल सर्कल में सबको पता है कि आपने इस केस को खत्म कराने के लिए और बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, किस किस को आपने कोशिश की है अप्रोच करने की, मिलने की, लेकिन आपके लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं, नहीं खुलेंगे और ये बात आपको पता है। इसीलिए जब कोई चोर पकड़ा जाता है, कोई भ्रष्टाचारी, कोई रिश्वतखोर पकड़ा जाता है, वो कैसे बिलबिलाता है, ऐसे ही आज आप और केजरीवाल बिलबिला रहे हो। मनीष सिसोदिया ट्वीट कर रहे हैं अभी और उन्हें महाराणा प्रताप याद आ रहे हैं। जिंदगी भर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने औरंगजेब की इबादत की है, जिंदगी भर औरंगजेब को मानने वालों के तलवे चाटे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की है। आज जीवन में पहली बार महाराणा प्रताप का नाम ले रहे हैं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। जेल जाने के समय महाराणा प्रताप जी याद आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये नहीं करना चाहिए। सिसोदिया जी, आपको राजपूत समाज के प्रचंड आक्रोश का सामना करना पड़ेगा इस प्रकार से महाराणा प्रताप जी का अपमान करेंगे। बीजेपी के एक और नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि बीजेपी में मनीष सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। सिसोदिया अब बीजेपी में नहीं आएंगे बल्कि जेल जाएंगे। आप जैसे करप्ट आदमी, बेईमान आदमी, गरीब को लूटने वाला आदमी, शराब की नीति के ऊपर पैसे बनाने वाले आदमी, ऐसे घटिया आदमी की ना कभी बीजेपी को जरूरत थी, ना है, ना रहेगी। हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी तुम्हारे जैसे लुटेरे आदमी का पार्टी में आना तो दूर की बात है, तुम्हारे से 1 किलोमीटर पास से निकलना भी कोई पसंद नहीं करेगा। हाँ, बहुत जल्दी बीजेपी में तो तुम आ नहीं सकते, लेकिन जेल में जरूर जाओगे। जो घोटाले किए हैं उसके पैसे का एक का हिसाब देना होगा। जितनी मर्जी नौटंकी करो। अब एजुकेशन और हेल्थ को छोड़कर बीजेपी का नाम लेना शुरू कर दिया, और भी बड़ी सारी बातें आपको याद आएंगी। बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है। बीजेपी मनीष सिसोदिया को घेरने की कोशिश में है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता पूरी ताकत से मनीष के बचाव में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी के पास दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले कोई बड़ा और बेदाग चेहरा नहीं है, इसीलिए बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को अपने साथ आने का ऑफर दिया। मनीष सिसोदिया जी को यहां तक कहा गया, बहुत कम लोग होंगे जो इतनी बड़ी चीज को ठुकरा सकें। उनको यह कहा गया कि हमारे पास दिल्ली के अंदर केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा नहीं है। हमने कई चेहरे बदले, हर्षवर्धन लाए, मनोज तिवारी लाए, आदेश गुप्ता लाए, एक कौन थे वो जो मीटर वाले थे, उपाध्याय जी, सतीश उपाध्याय जी लाए, कई लोग लाए, कोई जम ही नहीं रहा। केजरीवाल के कद का कोई आदमी नहीं मिल रहा। आप भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार आपको बनाएंगे। आपकी अच्छी छवि है, लोग पसंद करते हैं, आपका बड़ा करियर है, आप आगे तक जा सकते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। अरविंद केजरीवाल मेरे गुरु हैं, मेरे मुख्यमंत्री नहीं है, मेरे गुरु हैं। उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकता।
केजरीवाल की पार्टी का हर नेता ये कह रहा है कि बीजेपी ने मनीष सिसोदिया को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि अगर फोन पर ऑफर दिया तो कॉल रिकॉर्ड दिखाओ, अगर कोई मैसेज आया तो मैसेज दिखाओ, अगर किसी नेता ने ऑफर दिया तो उस नेता का नाम बताओ। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं यह सब कुछ वक्त आने पर दिखाएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अगर कोई ऑफर नहीं दिया गया, सब बहानेबाजी है, अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। रमेश विधूड़ी जो साउथ दिल्ली से बीजेपी के एमपी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल प्रेशर में हैं। उनके मंत्री कह रहे हैं कि किसी के खिलाफ एक्शन लिया तो बता देंगे कि पैसा तो केजरीवाल तक जाता है। यह भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया, सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है मंत्री जी सतेंद्र को बनने के लिए, हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अभी एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दें कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह सर तन से कलम करने वालों का मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। जो राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, अपने केवल सत्ता पर बना रहने के लिए कितने भी गिर सकते हैं। आज बीजेपी ने केजरीवाल पर चारों तरफ से हमला किया। कई नेताओं ने बयान दिए, कई नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और डॉक्टर हर्षवर्धन समेत दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने केजरीवाल के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा इस घोटाले में केजरीवाल और सिसोदिया का फंसना तय है, क्योंकि करप्शन के सबूत खोजने की जरूरत नहीं है, सबूत खुद ब खुद चलकर सामने आ रहे हैं। खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। बीजेपी का दावा है कि अब केजरीवाल और सिसोदिया का बचना मुश्किल है, क्योंकि सीबीआई के पास सबूत हैं। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया दुनिया के बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। सिसोदिया को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार सीबीआई की रेड करवा रही है। जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, मौजूदा रवायती पार्टियां 70 साल में जो काम नहीं कर पाई और जिस व्यक्ति ने वो काम करके दिखा दिया कि सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, इस देश के गरीब बच्चों को भविष्य दे दिया, उस व्यक्ति पे सीबीआई की रेड कराते हो तुम लोग? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? और फिर ये अनर्गल बातें कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। पूरे शिक्षा व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए भाई जो भी पार्टी हो, पार्टीबाजी करने थोड़ी, देश का विकास करना है। मनीष जी बैठिए, हमें बताइए कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक करें। उनको अब 3-4 दिन में इनको गिरफ्तार कर लेंगे। गिरफ्तार, 1 मिनट,
गिरफ्तार करने का क्या नतीजा होगा? 3 महीने 4 महीने तक शिक्षा व्यवस्था सफर करेगी। किसके फायदे में है ये? पूरा केस फर्जी है, किसको फायदा होगा? हम काम रुकने नहीं देंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए बाधा तो पहुंचेगी। इससे देश का भला होगा क्या? इस मामले में 2 बातें गौर करने वाली हैं। पहली ये कि सारा मसला दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी में करप्शन का है। सीबीआई का इल्जाम यह है कि सारे नियमों की अनदेखी की गई, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया, सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सारे नेता आजकल जाति की बात कर रहे हैं, महाराणा प्रताप, भगत सिंह की बात करते हैं, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में क्या क्या किया ये गिनाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि एक्साइज पॉलिसी में गड़बड़ी हुई या नहीं। अगर नहीं हुई तो फिर बीजेपी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की, तब के उसके बाद पॉलिसी वापस क्यों ले ली गई? इन सवालों के जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी के नेता बाकी हर मुद्दे पर बात करते हैं। दूसरी बात, केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने शपथ लेने के बाद मंच से ही कहा था, कोई लालच दे, पैसा दे, ऑफर दे तो इनकार मत करना, बस उसकी बात को फोन पर रिकॉर्ड कर लेना और रिकॉर्डिंग उन्हें भेज देना। अब सवाल है, क्या मनीष सिसोदिया ने उन्हें बीजेपी में शामिल होने का ऑफर देने वाली की रिकॉर्डिंग की या नहीं? अगर किसी ने सिसोदिया को पार्टी तोड़ने का, चीफ मिनिस्टर बनाने का ऑफर दिया तो सिसोदिया ने उसकी बात को रिकॉर्ड किया या नहीं? अगर रिकॉर्ड किया तो उसे पब्लिक के सामने रखना चाहिए। अगर किसी ने मैसेज भेजा तो वो मैसेज दिखाना चाहिए। आज के जमाने में तो हर बात का डिजिटल प्रूफ होता है। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष सिसोदिया को इधर उधर की बात करने के बजाय एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो इल्जाम लगे हैं उनके बारे में पब्लिक को बताना चाहिए। आज मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर किसी भी भारतीय का खून खौल जाएगा। यह ऐसी तस्वीर है जो भगवान कृष्ण के भक्तों को परेशान कर सकती है। बांके बिहारी मंदिर में सुरक्षाकर्मी ने ऐसी हरकत की जो बहुत ही शर्मनाक है। वीडियो 19 अगस्त यानी जन्माष्टमी के दिन का है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन बांके बिहारी मंदिर में जबरदस्त भीड़ थी। मंदिर में तिल रखने की जगह नहीं थी। भीड़ में दम घुटने दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। लेकिन ऐसे वक्त में जिस सुरक्षाकर्मी की ड्यूटी भीड़ को काबू करने की थी, वो सिक्योरिटी का मैन भीड़ का फायदा उठाकर महिलाओं के साथ अश्लील हरकतें करता हुआ नजर आया। लोगों ने उसे पुलिस वाला समझा और कहा कि उसके साथ जो शर्मनाक हरकत उसने महिला के साथ की वो कैमरे में कैद हो गई है। जैसे ही वीडियो पब्लिक डोमेन में आया, प्रशासन हरकत में आया। इस तरह की गंदी हरकत करने वाले सुरक्षाकर्मी की पहचान करने की कोशिश शुरू हुई। मंदिर से जुड़े लोग भी सामने आए। मंदिर के सेवादारों ने कहा, मंदिर के भीतर इस तरह की हरकत करने वालों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वो वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया और उसमें प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा है कि वो आंतरिक अंगों में हाथ डालने की कोशिश कर रहा है और महिला उसको झड़प रही है। इतनी भीड़ में ये नहीं कहा जा सकता है कि एक्चुअल क्या है, पर जो प्रथम दृष्टया मैं भी देख रहा हूँ तो वो वही है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ज्यादा दुखद है। जो हमारी सुरक्षा में हैं और वही इस तरह की हरकत करेंगे तो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। मुझे तो बहुत शर्म आ रही है क्योंकि मैं यहाँ का सेवायत हूँ। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आईपीसी की दफा 354 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी पहचान भी हो गई है। जिसे लोग पुलिस वाला समझ रहे थे वो असल में फायरमैन विक्रम वीर बहादुर सिंह है। हालांकि उसने अपने बचाव में कहा है कि वो तो महिला के आगे खड़े शख्स को उस महिला से दूर कर रहा था। इस दौरान कब उसका हाथ आगे वाले शख्स से महिला पर आ गया उसे पता ही नहीं चला। जनपद मथुरा में मंगला आरती के समय एक महिला के साथ बदतमीजी व छेड़खानी के संबंध में एक वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें पहचान करने के उपरांत
संबंधित व्यक्ति जिसकी पहचान फायरमैन विक्रमवीर के रूप में हुई है के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसकी गिरफ्तारी करी गई है। संबंधित प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई वर्तमान में प्रचलित है। आज पटना से जबरदस्त हंगामे की तस्वीरें आई। पटना के डाक बंगला चौराहे पर हजारों नौजवान इकट्ठा हुए थे। ये वो लोग थे जिन्होंने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया है और अब वो नौकरी चाहते हैं। ये लोग टीचर्स की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका। पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, इसके बाद लाठीचार्ज किया, लेकिन इस दौरान चला पटना के एडीएम के सिंह का इकरार। के सिंह ने एक नौजवान पर लाठियां बरसानी शुरू की। इस लड़के के हाथ में तिरंगा था। पुलिस वालों ने उसके बाल पकड़कर उसे घसीटा और फिर एडीएम के सिंह ने उस पर ताबड़तोड़ लाठियां बरसाई। एडीएम के सिंह पटना में डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के इंचार्ज हैं। वो वहां पर मैजिस्ट्रेट के तौर पर मौजूद थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि वो हालात को काबू में रखते, पुलिस पर नजर रखते, लेकिन एडीएम साहब ने तो खुद ही आपा खो दिया। उन्होंने पत्रकारों के साथ भी हाथापाई की, पत्रकारों को भी धक्का दिया। ये धक्का मारे हैं, देखिए देखिए कैसे धक्का मारे, देखिए कैसे धक्का मारे हैं, ये मारे हैं धक्का, ये मारे हैं धक्का, देखिए देखिए कैसे मारे हैं, देखिए देखिए। मामला पटना का था। ईडीएम की मारपीट वाला वीडियो सर्कुलेट हुआ। न्यूज चैनल्स पर इसकी खबरें दिखाई गई। प्रशासन एक्टिव हुआ। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी माना जो हुआ वो सरासर गलत था। पूरे मामले की जांच के लिए 2 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है और इसे 2 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। नौकरी मांगने के लिए आए लोगों की जिस तरह से पिटाई हुई, तिरंगा लेकर प्रोटेस्ट कर रहे नौजवान को जिस तरह से पीटा गया, उसे देखकर नौजवानों को गुस्सा और भड़क गया। तमाम छात्र पटना के गांधी मैदान में पहुंच गए, लाठीचार्ज का विरोध किया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। जिस नौजवान को पुलिस ने पीटा, उसका कहना है कि नीतीश कुमार की सरकार ने छात्रों की मांग 5 दिन में नहीं सुनी तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। पुलिस कितना ज्यादती की है देश के साथ और देश के सम्मान के साथ, वो सारी दुनिया देखी है। ये पढ़े लिखे हम तालिबानी नहीं थे। हम अपने देश का झंडा ऊंचा करते रहते हैं और करते रहेंगे हम लोग हमेशा। हुब्बुल वतनी हमारे रगों में बसा हुआ। अरे क्या करोगे तुम? हमारे हाथ से तिरंगा छीन सकते हो थोड़ा देर के लिए अपनी इज्जत को बचाने के लिए, उसको लहू लुहान करने के बाद, मगर हमारे हृदय से तिरंगा का सम्मान कभी नहीं की। हमारे तिरंगे के सम्मान के साथ आज से 5 दिन का मैं अल्टीमेटम देता हूँ। अगर नहीं दी तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। बात इसलिए बढ़ गई क्योंकि नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी का वादा किया था। इसलिए जब नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ तो तेजस्वी से सवाल पूछे गए। तेजस्वी यादव ने कहा उन्होंने खुद डीएम से बात करके पूरी जानकारी ली है, जांच हो रही है, जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। जो दृश्य जो भी हम लोगों ने देखा वो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। बोली थी हम, नहीं होना था ऐसा। तो अब तो जांच कमेटी बनी ना गई है, जांच कमेटी बन गई है, कितना शीघ्र कार्रवाई की गई। अब हम तो सब कुछ देखे हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अब तो जांच कमेटी बनी तो कार्रवाई ना है, तो उसमें जांच होगी। जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग चिंतित नहीं होते तो शायद हम फोन भी नहीं करते जिलाधिकारी को। तो ये भाजपा के लोग, हम लोग तो है नहीं कि खाली जुमलेबाजी कर। जो बात है, जो सच्चाई है, उसको हमने सामने रखा। असल में ये कहना कि जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, एक्शन लिया जाएगा, अब पुराने जमाने की बातें हो गई। जो चीज कैमरे पर तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रही है, डीएम दिखाई दे रहे हैं,
उनके हाथ में लाठी है, लड़के पर लाठी बरसाई जा रही है। अब इसमें क्या जांच और क्या रिपोर्ट? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।